नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म और इसका पहला लेक्चर। ओके, तो यहाँ पर पहले कुछ खास बातों को हम लोग अंडरलाइन करते हुए इसको लिख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में, जो जनरल सी बातें आपको जाननी चाहिए। तो शुरू करते हैं। When we consider the situation of any substance at atomic level, किसी भी सब्सटेंस के जब आप एटॉमिक लेवल पर उतरते हैं तो उसके अंदर में आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, चार्ज पार्टिकल्स जो बहुत तेजी से घूम रहे होंगे। तो वी नो दैट द फैक्ट सेवरल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। ऑर्बिट के अनुसार उनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग होती है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स एंड आर इन मोशन, अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उसके ऊपर तो चार्ज होता है और वो मोशन में भी हैं। सो दे प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट्स। हमें पता होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा। तो वही बात होती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक लेवल पर बहुत ज़्यादा तेजी से वेलोसिटी से घूम रहे होते हैं, तो फिर वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करना, जहां भी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा वहां निश्चित रूप से मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट को आप दूसरी भाषा में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट बोला जाए या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोला जाए, दोनों एक ही बात होगी। एंड हेंस द सब्सटेंस शोज द मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करने की कोशिश की कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्यों शो करता है, मतलब कोई मैग्नेट जो है उसमें ये स्पेशल कैरेक्टर क्यों है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म बताइए, तो क्या होगा कि मैग्नेट के द्वारा किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि लोहा, निकेल, है ना, कोबाल्ट, ये सब जो भी मैग्नेटिक, और भी बहुत सारे एलॉयज हो सकते हैं आपको, तो ये सबको अपनी ओर जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, तो ये प्रॉपर्टी ही क्या कहलाएगी? मैग्नेटिज्म। तो ये जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है किसी भी मैग्नेट में, वो क्यों आती है, तो इसका तो और डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको बाद में होगा, जब आप डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में उसके डोमेन लेवल पर जाएंगे, तब डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इन जनरल यही समझिए कि किसी भी मैग्नेट के भी आप एटॉमिक लेवल पर जब आप जाते हो, या किसी भी सब्सटेंस के आप एटॉमिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाइए, तो वहां पर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तेजी से मोशन करते हुए मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन ठहरे चार्ज पार्टिकल, और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पर बस आपको ये जानना है कि अगर चार्ज पार्टिकल कहीं पर मोशन में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट को जो शो करेगा, तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर कहो तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, दोनों एक ही बात है, उनके टर्म्स में हम लोग स्टडी करते हैं, जो आप आने वाले क्लासेस में देखोगे आगे। एंड हेंस द सब्सटेंस शो द मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर किस प्रकार का, मतलब सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। जो जो इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रॉपर्टी होती थी, लगभग लगभग उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल भी अपनी प्रॉपर्टी को शो करता हुआ दिखेगा आपको। तो आगे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे और पढ़िए। द सब्सटेंस हैविंग द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे जिस सब्सटेंस के पास आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो विल नॉट हैव द मैग्नेटिक कैरेक्टर। जैसे हम कहते हैं कि भाई कुछ सब्सटेंस तो मैग्नेट बनते हैं, लेकिन काफी सारे सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो नहीं कर रहे इन जनरल, है ना। तो वहां पर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर्ड कंडीशन में होंगे। द सब्सटेंसेस हैविंग द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट हैव द मैग्नेटिक कैरेक्टर बिकॉज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड इज जीरो। क्योंकि पेयर्ड होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा वो हो जाएगा जीरो, मतलब एक के इफेक्ट को कोई दूसरा वहां पर कैंसिल कर रहा होगा, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा जीरो ड्यू टू अपोजिट स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर एक डायरेक्शन में हुआ तो दूसरे का उस वक्त अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों के अपोजिट स्पिन एक दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऐसे सबस्टांस जो होंगे वो मैग्नेटिज्म को शो नहीं करेंगे। बट व्हेन सच टाइप ऑफ सबस्टांस इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऐसा भी होता है कि ऐसे सबस्टांसेस को जब आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हो, तो फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन
जंप कर जाते हैं, these electrons will jump to the higher orbit, वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। पहले वो अपने लोअर ऑर्बिट में थे, एक ही ऑर्बिट में थे, अब क्या होगा, वो हायर ऑर्बिट्स में जंप कर जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज डेवलप्ड। हायर ऑर्बिट में जंप करने से अब वहाँ पे आपके वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो पहले पेयर्ड में थे वो अब अलग अलग हो जाएंगे, तो उनका जो स्पिन इफेक्ट होगा वो वहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को जनरेट करेगा, तो इसीलिए फिर वो डेवलप कर जाएंगे एंड हेंस द सबस्टांस शोज द मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। तो ये वाला पार्ट किसके लिए कहा गया, जैसे हम जानते हैं कि मैग्नेट होता है और कोई लोहा बगल में रख दीजिए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब लोहा अगर मैग्नेट के संपर्क में है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग में है, तो उस लोहे के अंदर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि आपको जब मैग्नेट आसपास नहीं था तो लोहा मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैग्नेट उसके साथ अटैच हुआ तो वो लोहा भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से हायर ऑर्बिट में चले गए और फिर जो पहले पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो अनपेयर हो गए और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनना शुरू हो गया, इसलिए वो भी मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर जब आप मैग्नेट का इंक्रीज करोगे तो इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर अगर आप दोगे तो फिर वहाँ पे रेंडमनेस बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की रेंडमनेस जब बढ़ती है तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो डोमेन्स का रीअरेंजमेंट गड़बड़ा जाता है और उसकी वजह से उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज हो जाते हैं। बहुत डिटेल में इसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डील करेंगे। ठीक है, लास्ट में अभी यहाँ जनरल टॉपिक्स है तो जनरल समझना है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेज इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द सब्सटेंस लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म कंप्लीटली। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे कि कोई मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली लूज कर देता है, बिल्कुल भी वो मैग्नेट नहीं रह जाता। ऐसे टेम्परेचर को हम एक नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जवाब देंगे एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली लूज कर दे, खत्म हो जाए उसका मैग्नेटिज्म, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलना है, क्यूरी टेम्परेचर। ओके, और फिर जब वापस आप उस मैग्नेट को ठंडा कर दोगे तो उसका मैग्नेटिज्म वापस आ जाता है, हाई टेम्परेचर पर उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाए जाते हैं आपको करके, खैर वो सब आगे की बातें होगी। चलिए अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे अबाउट कुलम्स लॉ। तो कुलम्स लॉ देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसा कुछ पढ़ा था कुलम्स लॉ, तो उसी तरह का है यहाँ भी कुलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू मैग्नेट्स, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो बिटवीन टू मैग्नेट्स को बताया गया है, इलेक्ट्रोस्टैट में बिटवीन टू चार्जेस को बताया गया था। तो यहाँ पर बिटवीन टू मैग्नेट्स इज गिवन बाय द कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ के द्वारा आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू मैग्नेट्स बता सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या क्या इसके अनुसार क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान देंगे। पहली बात, टू सिमिलर पोल्स रिपेल करेंगे ईच अदर। जैसे टू सिमिलर चार्जेस रिपेल करते थे वैसे यहाँ पर दो सिमिलर पोल्स आएंगे। मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं। तो जो दो सिमिलर पोल होंगे, मतलब जैसे नॉर्थ नॉर्थ और या साउथ साउथ, वो लोग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ईच अदर। वेयर एज टू डिसिमिलर पोल्स नॉर्थ साउथ, वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात जो मैथमेटिकल है वो क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, सेम टाइप का पोल्स आया तो रिपल्सन हुआ, अपोजिट टाइप के पोल्स आए तो अट्रैक्शन हुआ। बिटवीन द टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स। ठीक है, जो भी पोल स्ट्रेंथ्स के प्रोडक्ट होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। चार्जेस की जगह ले लेता है पोल स्ट्रेंथ, जिसको स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एक पोल का पोल स्ट्रेंथ अगर m1 हुआ, दूसरे का m2 हुआ, तो हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकली F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। एंड दूसरे लॉ से कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, यही पर दूसरे लॉ का जो दूसरा वाला फैक्ट है उसके अनुसार कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, तो 1/r²।
तो इन दोनों को मिला के जब आप लिखिएगा तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहीं पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाया जाए तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये म्यू नॉट है वो कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ओके, आप अगर वैक्यूम में दो पोल स्ट्रेंथ के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को आप मेजर कर रहे हैं या फाइंड करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्मूले से काम करना पड़ेगा। तो वैक्यूम के लिए यहाँ पे म्यू नॉट काम करेंगे, और अगर कोई मीडियम आएगा तो उसके लिए आगे बात करते हैं। फिलहाल ये वैक्यूम के लिए फार्मूला या एयर के लिए कह सकते हैं लिखा हुआ है F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट आपका कहलाएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू जो होगी SI सिस्टम में 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आपको ज्ञात होना चाहिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई को 10⁻⁷ लिखते थे, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसके यूनिट बनते हैं हेनरी पर मीटर, जिसके बारे में आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सब एकदम बेसिक जानकारी है आपको, जो आप पहले से भी जान रहे होते हैं कि इसमें इनका जो कंक्लूजन है वो यही समझिए कि किसी भी सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है तो उसका कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, और इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर हैं और तो उसके स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को जनरेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ठहरे चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, और जहाँ पे चार्ज पार्टिकल पेयर में आपको नजर आएंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो नहीं करेगा। लेकिन ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो पहले तो पेयर में होते हैं, लेकिन जब बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आए तो फिर क्या होते हैं, वो अनपेयर्ड हो जाते हैं हायर ऑर्बिट में जंप करने की वजह से। फिर आपने ये भी सीखा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिज्म वहाँ पर खत्म होती चली जाती है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें मैग्नेटिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो उसको हम लोग क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जब आप टेम्परेचर को वापस क्यूरी टेम्परेचर से नीचे लेकर के आएंगे तो मैग्नेटिज्म वापस आ भी जाता है। ठीक है, उसके बाद कूलम्स लॉ, जो बिल्कुल कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट की तरह ही है। जो Q1 Q2 का काम होता था इलेक्ट्रोस्टैट में, अब यहाँ पर M1 M2 करेगा। M1 M2 को हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो इनकी भी अपनी अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है। जैसे चार्ज का अपना एक स्ट्रेंथ होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, 1 कूलम है, 2 कूलम है, 4 कूलम है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्मॉल m के रूप में क्या है, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका भी यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, एम्पियर मीटर होता है, तो वो कितना है, क्या है, कैसे है, आइए सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग इसमें आगे का भी काम करेंगे। म्यू नॉट के बारे में भी बता दिया आपको कि अगर आप स्पेस में या एयर में इस F को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जिसकी वैल्यू SI सिस्टम में हेनरी पर मीटर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। अगर आप किसी मीडियम में बात करेंगे तो वहीं पर एक और एक्स्ट्रा टर्म म्यू नॉट इंटू म्यू आर वाला एक एक्स्ट्रा टर्म रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगी, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट में भी आया था एप्सिलॉन आर, तो इसी तरह यहाँ भी आएगा। आइए अब उसको भी देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे बात करेंगे इन जनरल फॉर एनी मटेरियल मीडियम। अगर आप किसी मटेरियल मीडियम की बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए दो मैग्नेट के पोल्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हो गया ये आपका नॉर्थ पोल, यहाँ हो गया ये साउथ पोल। इसका स्ट्रेंथ हो गया M1, इसका स्ट्रेंथ हो गया M2, और ये दोनों अपोजिट जो कि थे पोल्स, नॉर्थ है साउथ है, तो अट्रैक्शन ही करेगा, तो इस पर F इधर लग गया, इस पर F इधर लग गया, और इनके बीच का डिस्टेंस आपका स्मॉल r है। ओके, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, और बीच का मीडियम मान लीजिए कोई है, जैसे वाटर मीडियम ही हो जाए या कोई भी मटेरियल मीडियम हो सकता है, तो अगर वो होगा तो फोर्स आपका बनेगा म्यू नॉट म्यू आर, ये एक म्यू आर का टर्म आ जाएगा, बाय 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। हर मटेरियल मीडियम जो भी होगा उसका अपना अपना कुछ ना कुछ म्यू आर वैल्यू होता है। अगर आप एयर की बात करेंगे तो एयर के लिए 1 होता है। ठीक है, म्यू आर वैल्यू, और ये जो भी म्यू आर होती है इसको आप इस तरह से क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम, जिसका अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिएगा तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, मतलब म्यू जहाँ क्या हुआ, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम, और म्यू नॉट क्या हुआ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो फ्री स्पेस या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना परमिएबिलिटी है किसी मटेरियल मीडियम का, वो जो रेशियो आप निकालते हैं वही आपका क्या हो गया, म्यू आर। एयर के लिए क्या होगा कि मटेरियल मीडियम में ऊपर में यहाँ भी एयर हो जाएगा, नीचे भी एयर हो जाएगा, वो कैंसिल होकर के 1 आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप देखिएगा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा
तो उसके लिए ये म्यू की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो म्यू आर भी आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जितना मैग्नेटिक कोई सबस्टांस होता है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, उनके लिए म्यू आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो मैग्नेटिक नहीं है उसके लिए आपके 1 के आसपास ही रहती है ना, इस तरह की बात हो जाती है। तो वो आगे और फिर डिटेल में देखिएगा, यहाँ हमको उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। परमेबिलिटी अधिक होने का मतलब ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को वो मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स की इंटेंसिटी को वो बढ़ाता रहेगा, ठीक है, और सपोर्ट करेगा। चलिए एसआई यूनिट की फिलहाल बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट और म्यू की। तो म्यू नॉट और म्यू का जो भी एसआई यूनिट होगा वो सेम सेम जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट हो गया आपका फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी और म्यू हो गया किसी मटेरियल मीडियम की परमिएबिलिटी, तो है तो परमिएबिलिटी ही, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे इसके एसआई यूनिट को, डायमेंशन को, तो आप फार्मूला जान गए एफ बराबर ये वाला। तो अगर आप एयर वाला फार्मूला इसको यहाँ पर यूज़ करिए, क्योंकि म्यू आर जो होगा वो याद रखिएगा, क्योंकि रेशियो है सेम टाइप का, तो फिर वो यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। लेकिन म्यू और म्यू नॉट की तो निकलेगी, तो एक फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ से म्यू नॉट निकाल लिया, तो यहाँ से म्यू नॉट क्या बन गया, तो 4πf r²/m1m2। अब इसी को देखते हुए हम लोग यूनिट लिख सकते हैं। देखिए 4π का अपना कोई यूनिट होगा नहीं, फोर्स का यूनिट यहाँ पर न्यूटन पड़ेगा, r² जो कि डिस्टेंस है तो इसका मीटर स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर यहाँ पे पड़ गया। और m1 m2 देखिए पोल स्ट्रेंथ थे, तो पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर 2 बार आपका चलाएगा, स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ हमने अलग से आपको बता दिया, इज एम्पियर इंटू मीटर। इसके बारे में भी आगे डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या याद रखना है आपको, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर, ओके। अब इससे आप देख लो एम्पियर मीटर, अब जब आपने यहाँ रखा स्क्वायर किया, तो देखिए ये मीटर स्क्वायर और यहाँ पे नीचे में मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, एक यूनिट तो ऐसा चला गया म्यू नॉट का। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि दो ऊपर नीचे 1 मीटर रहने दीजिए, तो 1 मीटर अगर रहने दीजिएगा तो न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल बोलते हैं, ठीक है, W=F/S। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। और ये एम्पियर स्क्वायर मीटर इस तरह से रह जाएगा, तो आप ये यूनिट भी कहीं देख सकते हैं, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर। अच्छा, फिर जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर का एक नाम है फिजिक्स में, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर को बोलते हैं हेनरी, हेनरी के सम्मान में कहा गया था, हेनरी। तो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर को आपको क्या कहना है, हेनरी। और मीटर मीटर नीचे का बच गया, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, हेनरी पर मीटर। साइड में लिख देंगे हेनरी इक्वल टू जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। रही बात डायमेंशन की, तो सबसे आसान पड़ेगा यहाँ से लिखना, ऊपर में न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन, MLT-2 इज द फोर्स का डायमेंशन, और नीचे हो गया आपका a² मतलब वो तो एम्पियर के लिए है, तो भाई A2 ही आप रहने दीजिए, या I का भी इस्तेमाल होता है, कैपिटल I, जो चाहे लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा MLT-2 A⁻², ये डायमेंशन हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे ये म्यू आर टर्म इन्वॉल्व हो गया है, जो मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है, तो लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द पोल्स, ठीक है। तो ये लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स में भी आप 1/4πε0 इंटू εr लिखते थे मीडियम के लिए, उसके बाद Q1 Q2/r²। लेकिन एक अंतर जरूर यहाँ पर आपका आप कह सकते हैं कि εr एयर की वैल्यू के लिए भी 1 था, म्यू आर की यहाँ भी देखते हैं एयर के लिए उसकी वैल्यू भी 1 है। लेकिन अगर कोई मटेरियल मीडियम आता है, तो जैसे कि दो चार्जेस के बीच में अगर कोई मटेरियल मीडियम आता था, तो वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स की इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती थी, है ना, क्योंकि εr की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती थी और वो डिनोमिनेटर में काम करता था। यहाँ पर भी म्यू आर की वैल्यू नॉर्मली 1 से ज़्यादा रहती है, लेकिन वो क्या है, ऊपर में काम कर रहा है, न्यूमरेटर में काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएगा। मतलब कि एयर के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम है, खास करके कोई भी मेटालिक मीडियम हो जाए, या फिर आपका मैग्नेटिक सबस्टांस जैसा कोई मटेरियल मीडियम हो जाए, तो वो क्या करेंगे, फोर्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमको। तो ये हो गया आपका नॉर्मली यूनिट और डायमेंशन, म्यू और म्यू नॉट का सेम रहेगा। म्यू आर जो होगा यूनिटलेस डायमेंशनलेस रहेगा, कभी कभी पूछता रहता है ये सब चीज़, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ की भी, और आगे फिर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की भी, ठीक है। तो ये सारे यूनिट एंड डायमेंशन आपको यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले स्मॉल m के लिए बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में
इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हो। क्यू की जगह कौन ले लेगा, पोल स्ट्रेंथ एम, और ई की जगह कौन ले लेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, हमने लिख भी दिया, एम इज पोल स्ट्रेंथ एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। गलती से भी भूल से भी यहाँ पे एम को मास या मीटर इस तरह का कुछ मत समझिएगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल, दैट इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। ओके, तो आपका पोल स्ट्रेंथ एम क्या बन गया, एफ एम बाई बी बन गया, एफ एम बाई बी बन गया। अब अगर हमको इस स्मॉल एम का यूनिट लिखना है तो फोर्स का यूनिट तो चलिए न्यूटन हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट मालूम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के पीछे पढ़ते हैं हम लोग, उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपने पीछे के टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू एफ एम बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इजिली याद होना चाहिए आपको, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इस तरह से हो सकता है आपका। बी के लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूले आप चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, किसी फॉर्मूले से निकालिए, ऐसा रिमेन्स द सेम। तो चलिए, हमने मान लिया एक फॉर्मूला उठाया, एफ एम इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इन मैग्नीट्यूड आप इसी फॉर्मूले को जब लिखते हैं तो एफ एम बिकम्स क्यू वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपका जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एफ एम डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा, देख सकते हैं आप, एफ एम डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा। ओके, अब ये जो क्यू है, क्यू क्या है, चार्ज, तो चार्ज को आप आई इंटू टी लिख सकते हैं, है ना, आई इंटू क्यू बराबर आई टी, ये भी बात मालूम होना चाहिए आपको, आई टी। तो देखिए, क्यू का यूनिट होगा कुलम, आई का हो गया एम्पियर, और टी के लिए हमने सेकंड लिखा। सो कुलम सी को आप कभी भी ए इंटू एस लिख सकते हैं, ये याद रखेंगे। आगे बढ़िए, बी हो गया एफ एम बाई क्यू भी साइन थीटा, साइन थीटा इज यूनिटलेस, उसको छोड़ देना है। सो एफ एम बाई क्यू भी, अगर आप ऐसा यूनिट ऑफ बी देखना चाहते हैं तो आपको ऐसा यूनिट ऑफ एफ एम जो कि न्यूटन बना, क्यू किसी भी तरह का फोर्स हो न्यूटन होगा, चार्ज तो सी लिखा, कुलम भी तो मीटर प्रति सेकेंड लिखा, साइन थीटा इज न्यूटलेस, छोड़ दीजिए। अब देखिए, इसका एस ऊपर चला गया, सो न्यूटन सेकेंड अपॉन कुलम मीटर। बाकी कुलम को आपने ए इंटू एस लिखा तो ए इंटू एस लिख दिया, एस देखिए सेकेंड आपका कट गया, तो क्या बचा आपका, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये भी एक जवाब हो सकता है। अब इसी में फर्दर आप चाहें तो क्या करें, ऊपर नीचे दोबारा इसमें मीटर से गुना कर दीजिए, मीटर से गुना किया, क्या हुआ भाई उससे, तो न्यूटन इंटू मीटर आपका बन जाएगा जूल, न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा जूल। और नीचे में देखिए कि ये एम्पियर अलग रह गया और ये मीटर 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 स्क्वायर आप यहाँ रख दीजिए। अब जूल अपॉन एम्पियर, जूल अपॉन एम्पियर को एक नाम दिया गया वेबर के सम्मान में, वेबर, ठीक है, डब्ल्यू बी से इसको दिखाते हैं, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का अक्सर यूनिट आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मिल जाएगा, और इसको टेस्ला के सम्मान में इसी चीज को टेस्ला भी कहा गया। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला भी हम लोग को मिलता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मिलता है, जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर भी मिलता है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब चाहे तो मिल सकता है। ओके, अब बात करना था हमको स्मॉल एम के बारे में, तो आइए, अब बी का यूनिट हमको पता चल गया कि सबसे आसान पड़ेगा जैसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को यूज करना, हम यहाँ यूज करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्मॉल एम हमको निकालना था। ऊपर में क्या है, न्यूटन, एफ एम का यूनिट मैग्नेटिक फोर्स का, तो फोर्स कोई भी हो न्यूटन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का हमने देखा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को यूज करना है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन न्यूटन कट गया, एम्पियर मीटर ऊपर चला गया, हो गया ना एम्पियर मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ हमने आपको बताया कि एम्पियर मीटर आपको याद रखना है, तो वो हमने आपको यहाँ पे साबित भी कर दिया, एम्पियर मीटर। अब इसी में फर्दर थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए आता है ना, आगे और डिटेल में बात करेंगे जब आएगा। तो फिलहाल जब यूनिट एंड डायमेंशन की बात चल रही है तो थोड़ा सा इसको भी समझ लें, क्योंकि वेबर की बात आई है तो वेबर किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, ये याद रहना चाहिए आपको। तो ये वाला इसका वेबर यूनिट होता है, बी डॉट ए हो गया, और इसको तोड़ दीजिए डॉट प्रोडक्ट को, तो बी ए कॉस थीटा। तो यही जो है फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, डब्ल्यू बी से लिखते हैं। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, और ये ए हो गया एरिया, 2 मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा इज यूनिटलेस। तो यहाँ से भी आप बी को क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वही बताया आपको, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होता है, इसी चीज को टेस्ला कहा। और फिर आप यहाँ से भी देखते हैं इसी चीज को जूल प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, ये भी बी का है, ये भी बी का है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप एक जगह अच्छे से नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। सो फाइनली डायमेंशन ऑफ एम देखिए, तो यहाँ से
आपका एम्पियर का हमने एम्पियर ही छोड़ दिया ए, और मीटर के लिए एल आ गया, तो ए एल इस तरह से। डायमेंशन ऑफ बी के लिए अगर देखा जाए, यहाँ से बी के लिए तो आपको जो भी आसान पड़े उठा लीजिए, यहाँ से भी उठा सकते हैं, जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जूल के लिए हो गया ml2t-2, एनर्जी का यूनिट है ml2t-2, नीचे में एम्पियर, तो एम्पियर के लिए ए ही रहेगा, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर हो गया। बाकी इसको एक साथ अरेंज कर लीजिए, तो L2 कट जाएगा, जो बच गया लिख दीजिए mt-2 एंड ए इनवर्स। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एक और तरह से देख सकते थे। अब जब आपको पता चल गया कि स्मॉल m का हो जाएगा एम्पियर मीटर, तो आप यहाँ से b को भी तो देख सकते हैं ना, Fm/m। तो आपने लिखा Fm/m, Fm हो गया क्या, फोर्स, तो फोर्स का हो गया आपका mlt-2, और नीचे पोल स्ट्रेंथ आपने देखा एम्पियर मीटर, सो a इंटू एल। यहाँ से भी आप देखिएगा तो एल कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ लिख दीजिए mt-2 एंड ए इनवर्स, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो कई तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये सब आपका हो गया यूनिट एंड डायमेंशन फॉर पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सारी चीज़ों का आपने यूनिट एंड डायमेंशन अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन टर्म्स को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए या फिर आप यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन कहिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए ये दोनों चीज एक ही चीज है। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों सेम चीज है। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन काफी जगह पर देखोगे तो सबका सेंस सेम ही निकलता है। क्या है, सो पढ़िए। द रीजन सराउंडिंग एनी पोल थ्रू आउट विच, किसी पोल के सराउंडिंग में, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना मैग्नेट में, तो किसी पोल के सराउंडिंग में जहां पर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, किसी दूसरे मैग्नेट या पोल के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। द रीजन सराउंडिंग एनी पोल थ्रू आउट विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा रीजन जिसमें किसी भी जगह पर आप किसी भी मैग्नेट या मैग्नेटिक सबस्टांस को लाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करे, एक्सपीरियंस करे, तो उसको क्या कहना है, मैग्नेटिक फील्ड कहना है। एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी डिफाइन हमको इसी तरह से करना है। आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट वैल्यू इज नोन एज द मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, मतलब क्या हुआ कहने का, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा मैग्नेट होगा, मेरे पास मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक, इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया। अब ये पोल के सराउंडिंग में आप कहीं पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट लेके आओगे, मान के चलिए हम ये दूसरा कोई मैग्नेट लेकर के आते हैं, तो इसके सराउंडिंग में इस जगह पर ये क्या करेंगे, ये पोल ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम कहेंगे कि इसके सराउंडिंग में सारा रीजन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन कहलाएगा। अब किसी जगह पर, जिस जगह पर आप लाए, अगर आपको उस जगह पर उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है या उसी का दूसरा नाम दिया मैग्नेटिक इंडक्शन देखना हो, तो फिर आपको कैसे डिफाइन करना है कि अगर हमने जिस जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है या उसकी वैल्यू देखनी है, तो उस जगह पर हम रखेंगे यूनिट नॉर्थ पोल को, जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि यूनिट नॉर्थ पोल आज तक फाइंड नहीं हुआ। जब भी पोल मिले हैं तो साथ में मिले हैं, एक तरफ नॉर्थ तो दूसरी तरफ साउथ, ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी डिफाइन हमको इसी तरह से करना है कि एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को हम लोग, जिसकी वैल्यू कितनी हो, यूनिट वैल्यू हो, 1 एम्पियर मीटर की वैल्यू हो, उसको हम उस जगह पे रखेंगे जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है, और फिर हम देखेंगे कि ये यूनिट नॉर्थ पोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो उसी को हम वहां पर क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो बिल्कुल आप अगर ध्यान दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह ही डिफिनेशन है। उसमें भी हम कहते थे कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में कोई टेस्ट चार्ज, जो कि टेस्ट चार्ज होता था 1 यूनिट कूलम्ब का, और वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता था, हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसी फोर्स के बराबर है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा कि किसी पोल के सराउंडिंग में कोई दूसरा पोल आ गया जो कि यूनिट वैल्यू का होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाली कोई वैल्यू को टेस्ट पोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट पोल के द्वारा जो भी फोर्स
एक्सपीरियंस किया जाएगा तो वही कहलाएगा हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीजें तो कैसे इसको निकालना है, तो सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास म्यू नॉट बाय 4πm1m2/r²। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने कहा कि किसी भी पोल के सराउंडिंग में, तो मान लिया कि m1 इज m और इसके सराउंडिंग में अब हमको निकालना है किसी पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो आपको m2 को करना पड़ेगा 1, क्योंकि ये बन जाएगा यूनिट नॉर्थ पोल आपका टेस्ट पोल। तो फिर क्या होगा, ये जो F आप देख रहे हो दैट बिकम्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, तो ये B बन जाएगा। मतलब साफ है कि एक की वजह m1 की वजह से जिसको आपने m माना उसकी वजह से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो m2 को आपको करना पड़ेगा 1 यूनिट, बिल्कुल इस फिगर में दिखाया गया। जैसे इस वाले पोल स्ट्रेंथ m की वजह से r डिस्टेंस पर कोई दूसरा यूनिट पोल स्ट्रेंथ का हम लोग एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल इमेजिन करते हैं जो आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, और आइसोलेटेड बोल रहे हैं इसलिए हाइपोथेटिकल भी बोल रहे हैं। ये 1 एम्पियर मीटर का होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा या फिर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसकी वैल्यू हो जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो ये जो भी फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, तो वो F बन जाएगा B, और वो F क्या एक्सपीरियंस करेगा म्यू नॉट बाय 4π, m1 तो m बन गया, m2 तो 1 बन गया बाई r²। तो फार्मूला बना B का म्यू नॉट बाय 4π m/r²। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनता था 1/4πε0, वहाँ कांस्टेंट ऐसी आती थी 1/4πε0, यहाँ पर आता है म्यू नॉट बाय 4π। बाकी वहाँ भी q/r² आता था, यहाँ m/r² आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैट में काम चार्ज Q का होता था, मैग्नेटिज्म में वो काम कौन कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ M कर रहा है। ठीक है, सो m/r² हो जाएगा। ओके, रहा सवाल डायरेक्शन का। जैसे हमारा इस P पॉइंट पे आपका ये टेस्ट पोल था, तो हमें डायरेक्शन चाहिए, तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट बाय 4π m/r² हो गया, लेकिन डायरेक्शन में या तो ये इस लाइन के अनुसार ये अवे हो जाएगा या फिर टुवार्ड्स हो जाएगा। अवे कब होगा, जब ये खुद नॉर्थ पोल होगा तो अवे हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और अगर ये साउथ पोल होता है तो फिर ये टुवार्ड्स हो जाएगा, टुवार्ड्स दिस लाइन। ओके, क्योंकि साउथ और नॉर्थ में क्या होगा, तो अट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए अवे हो जाएगा जब यहाँ पे नॉर्थ हो, टुवार्ड्स हो जाएगा जब यहाँ पे साउथ हो। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज ड्यू टू नॉर्थ पोल, अगर ये नॉर्थ पोल हुआ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ये सब समझाने के बाद। अभी अगर ये यहाँ पे नॉर्थ पोल हुआ तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अवे, इसी लाइन के अलोंग, और ये अवे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इट विल बी अलोंग द लाइन ही होगा, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, इसी नॉर्थ पोल से अवे की तरफ, दूर की तरफ। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज में भी होता था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और फिर आप किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछते तो हम कहते कि लाइन को मिलाइए और अवे लेके जाइए, है ना। उसी तरह से है कि अगर इसका वाइस वर्सा, अगर B इज ड्यू टू साउथ पोल, अगर ये साउथ होता तो इसको समझ लेना है, अगर ये साउथ होता, साउथ पोल होता, तो फिर यहाँ पर उधर ना हो करके ये लाइन के अलोंग आ जाता, इस तरफ आ जाता, समझ रहे बात को, ऐसे हो जाता। अगर ये साउथ पोल होता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस की वजह से इस तरफ आ जाता, साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू साउथ पोल, इट विल बी अलोंग द लाइन टुवर्ड्स द साउथ पोल। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज याद रखना है म्यू नॉट बाय 4π m/r², सिंपल है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फार्मूला हो गया, डायरेक्शन हो गया। इससे पहले हमने यूनिट, डायमेंशन, ये सब देखा। तो बेसिक बातें जो थी आपको इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इससे आगे की बात करेंगे। जो और भी कुछ जो भी आपने सिमिलरली पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल में, और उसके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स वगैरह आते थे, तो यहाँ भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स वगैरह इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।
यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।